आज की वेबिनार बेसिकली इस पूरी सीरीज की पहली वेबिनार है और इस वेबिनार में जो है हम अपने पार्टिसिपेंट्स को वैक्सीन से मुताल्लिक बुनियादी बातें बताएंगे। एनआईएस से हमारे साथ डॉक्टर मुमताज अली खान मौजूद हैं, जो कि इस वेबिनार के मेन प्रेजेंटर हैं। डॉक्टर मुमताज अली खान एनआईएच में डिवीजन में बतौर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं एंड ही इज आल्सो कोऑर्डिनेटर या फोकल पर्सन ऑफ FELTP पाकिस्तान। वो नेशनल फोकल पर्सन है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के भी, और साथ में वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा के। डॉक्टर साहब का जो है डिजीज आउटब्रेक और रिस्पांस के हवाले से वसी तजुर्बा है। तकरीबन 32 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और 28 रिसर्च पेपर्स के ऑथर हैं। मैं जैसे कि कामरान से बताया, डॉक्टर मुमताज में बैठे हूँ, मेरे साथ मेरे एक और कुलीग समीउल्लाह भी बैठे हुए हैं जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्पेशलिस्ट हैं और वैक्सीन पे इनका भी गहरा नजर है और ड्यूरिंग दिस सेशन इंशाल्लाह एक दो सेशन में ये मेरे साथ ही होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरे ख्याल में जैसे आपने शुरू ही उर्दू में किया है, सो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा कि मैं उर्दू में ही प्रेजेंटेशन दूं। और जैसे कि उर्दू भी मेरी मदर लैंग्वेज नहीं है, उसमें भी इश्यूज होंगे, लेकिन स्टिल आई एक्सपेक्ट यू पीपल कि आप लोग मेरी बात समझ पाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि लेमन लैंग्वेज में जो मेरी बातें हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो बेसिकली इस प्रेजेंटेशन का जो मकसद है वो है कि बेसिक लेवल इंफॉर्मेशन हम कोविड डिजीज और वैक्सीनेशन के बारे में आपको दे सकें। डिजीज के बारे में तो आजकल बात करना इसलिए ज्यादा लाजमी नहीं है कि हर बंदे को पता है कि ये कहाँ से शुरू हुई, कैसी डिजीज है, क्या इसके सिम्टम्स है, कैसे इसका फैलाव है, किस तरह इससे बचना है और क्या इसका इलाज है। ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को है इस डिजीज के साथ रहने में। हम इसके साथ है, ये हमारे साथ है और टाइम टू टाइम शक्ल चेंज करती रहती है और इसलिए हमें इससे होशियार रहना पड़ता है और पढ़ना पड़ेगा। सो मेरे प्रेजेंटेशन के 3 हिस्से होंगे। इसमें एक कोविड अपडेट है कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है मुल्क में और दुनिया में। दूसरा जो पार्ट है वो है वैक्सीनेशन अपडेट कि पाकिस्तान में और दुनिया में वैक्सीनेशन किस लेवल पे हुई जा रही है। और तीसरी हम बात करेंगे डिटेल से कि कितनी किस्म की वैक्सीन इस वक्त दुनिया में अवेलेबल है और हमारे मुल्क में कितनी किस्म की अवेलेबल है हमारे पास। सो जैसे कि मैंने बताया कि कोविड के बारे में ज्यादा हर बंदे को इस वक्त पता है कि ये कोरोना वायरस है और एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, यानी तनफ्फुसी निज़ाम की बीमारी है मेनली। बाकी सिस्टम्स को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन इसकी जो एंट्री पॉइंट है वो ये है कि हम सांस के जरिए इसको एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं। फिर ये सबसे पहले कोरोना वायरस को अगर हम देखें तो इसके काफी सारे केसेस हमारे पास, काफी सारे किस्में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसमें सार्स था जो 2003 में आया था, जिसको हम सार्स कहते थे, और एक और जो वर्जन इसका आया था 2012 में जिसको हम मर्स को भी कहते थे, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि सऊदी अरब गल्फ कंट्रीज में इस वक्त भी उनके इक्का दुक्का केसेस चल रहे हैं और ये काफी बड़ा आउटब्रेक हुआ था उस वक्त वहां पे। और उसके बाद ये तीसरी जो इनकी खतरनाक तरीन किस्म आई है वो है हमारे पास सार्स कोविड 2, या इसको आम लैंग्वेज में लोग कोविड-19 कहते हैं, कोविड कोरोना वायरस डिजीज। और 2019 में इनका सबसे पहले केस डिटेक्ट हुआ था चाइना में, वुहान प्रोविंस में। और इसको नोवल वायरस इसलिए कहते हैं कि ये नया वायरस था। वायरसेस में हम बाद में बात करेंगे इस दौरान कि वायरसेस में मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ म्यूटेशंस होती है, चेंजेस आते हैं, जिससे एक वायरस का पूरा शक्ल या तो चेंज होता है या वायरस में छोटे मोटे चेंजेस आते हैं। इसलिए इन वायरसों के आउटब्रेक, इनकी जो एपिडेमिक्स या इनकी जो वबा टाइम टू टाइम आती होती है। इनके मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं इस वक्त जो 2019 या 2020 की शुरू से लेके अब तक हमारे पास काफी सारे इनके स्ट्रेन्स डिटेक्ट हुए हैं और इस पे हम अगले किसी दूसरी वेबिनार में भी बात करेंगे।
लेकिन इसमें जो मेनली बड़े बड़े स्ट्रेन्स हैं वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम के नाम से एक स्ट्रेन है जिसको हम अल्फा कहते हैं, दूसरा है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जिसको बीटा का नाम दिया गया है, तीसरा है ब्राजीलियन स्ट्रेन जिसको हम गैमा का नाम देते हैं, और इंडियन स्ट्रेन जो इस वक्त ज्यादा प्रेवेलेंट है हमारे जैसी कंट्रीज में वो है डेल्टा। और इसी डेल्टा को सबसे ज्यादा इसमें खतरनाक समझा जाता है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो फोर्थ वेव है जिस पे हम बात करेंगे, इसमें मैक्सिमम जो केसेस है वो डेल्टा वायरस के केसेस हैं। अगर मैं इसके अपडेट पे बात करूं तो हमारे पास इस वक्त जो ये कल तक के फिगर्स हैं, रात को मैंने इसको अपडेट किया था, ये लास्ट पिछले 36 घंटे के अवाइल में हमारे पास कोई 4000 केसेस या इससे ज्यादा कंफर्म हुए पूरे पाकिस्तान में, और एक्टिव केसेस और डेथ्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 45 से 46 50 तक डेथ्स पिछले 24 घंटे में हुई। अगर आप इस डेथ रेट को देख लें तो ये हम 100+ तक भी गए थे पिछले थर्ड वेव में, लेकिन हमारे लिए एक डेथ भी इम्पोर्टेंट है। ये तो 46 डेथ्स हम शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें से अगर हम सोचें कि एक डेथ अगर किसी डिजीज से होता है तो पूरी एक फैमिली, पूरा एक खानदान अफेक्ट होता है। तो हमारे पास इस वक्त पिछले 24 घंटे में तकरीबन 46 डेथ्स हुए हैं, और ये वो डेथ्स हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, जो इस बीमारी के कंफर्म डेथ्स हैं। इसके अलावा अगर कोई डेथ्स हुई हो जो रिपोर्ट ना हुई हो, इसके अलावा है। और इस मामले को हम अपनी जबान में जो वबाई अमराज के जबान में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, यानी अगर केसेस हमारे पास 5 है तो हो सकते हैं पीछे कम्युनिटी में 25 से 100 तक मजीद केसेस होंगे जो कि अनडिटेक्टेड होते हैं, अनडायग्नोज्ड होते हैं। और यही आप आसपास देख रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी में, आपके मोहल्ले में, आपके घरों में कितने लोगों के इस वक्त टेम्परेचर है इस वक्त, या पिछले हफ्ते या पिछले महीने में उनको बुखार हुआ है, खांसी हुई है, कितने लोगों ने उनमें से टेस्ट करवाए हैं और कितने उनमें से पॉजिटिव हैं। तो बहुत से लोग तो इस वक्त टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो ये फिगर्स आप लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में, ये वो फिगर्स है जिसको हम टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं। तो इसके नीचे तकरीबन ये हम 10% इसको अगर कहें तो 190% या 80% हमारे पास केसेस कम्युनिटी में मौजूद है। सो इसको आप एक्चुअल फिगर ना लें, इससे कहीं ज्यादा हमारे पास ये केसेस मौजूद है। अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखते हैं तो हमारे पास AJK, बलूचिस्तान, GB, इस्लामाबाद, KP, इसमें 24 आवर्स में कितने केसेस हुए हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं और टोटल कितनी डेथ्स हुई हैं, ये फिगर्स तमाम के तमाम हमारे मिनिस्ट्री के साइट पे, हमारे NCOC के साइट पे अवेलेबल है। ये जो लास्ट आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें जून 29 को हमारे पास कोई 1000 समथिंग के केसेस थे, 1000, और इससे आगे अगर आप लोग इसको देखते रहे, इस एक एक दिन के केसेस को देखते रहे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। ये देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। ये बीच में थोड़ा सा डिप आया है, ये हमारे ईद के दिन थे। ईद पे इतने ना तो टेस्ट हुए हैं और ना हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और अब देखें ये हमारे पास तकरीबन 4-5 हजार तक हम टच कर रहे हैं। सो ये हमारा फोर्थ वेव है बेसिकली। यहाँ पे हम दोबारा चढ़ रहे हैं, हमारे केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। और दोबारा क्यों बढ़ रहे हैं आप सब जानते हैं कि हमारे पास, हम एहतियात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास नया वायरस आ गया है। हम इवन दोबारा हाथ मिलाने शुरू हो गए, गले मिलने शुरू हो गए, मास्क बिल्कुल लोग नहीं पहन रहे, फिर गैदरिंग्स शुरू हो गई हैं, बसों में कोई SOPs नहीं है, दफ्तरों में SOPs नहीं है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें लेके जा रही है फोर्थ वेव की तरफ, और फोर्थ वेव इज ऑलमोस्ट स्टार्टेड नाउ। अगर आप इस फिगर को देख लें तो यहाँ पे 2 चीजें दिखाए जा रहे हैं। एक तो नए केसेस हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रेंड अपवर्ड है, ऊपर जा रहा है, इसको हम ट्रेंड कहते हैं, केसेस का ट्रेंड। मुझे उम्मीद है इनमें से मेडिकल वाबस्ता या मेडिकल रिलेटेड लोग होंगे जो इस बात को समझ रहे हैं कि ये ट्रेंड बहुत ज्यादा अपवर्ड जा रहा है इस वक्त। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ग्रीन ट्रेंड है ये ज्यादा अपवर्ड जा रहा है, मींस रिकवरी ज्यादा है। और ये रिकवरीज क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी 1-1.5 साल इस वायरस का हो गया है, कुछ ना कुछ इम्यूनिटी लोगों की ऑलरेडी बनी हुई है, कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवा दी है। और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास इस वक्त ट्रीटमेंट की सहूलियात, हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड्स और लोगों में अवेयरनेस हो गई है। लोग जैसे उनको सिम्टम्स शुरू होते हैं वो टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, टाइमली टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, और इसलिए टाइमली ठीक हो रहे हैं। तो हमारे पास रिकवरी का जो ग्राफ है वो रेट से ऊपर हो गया। ये एक अच्छी बात है, एक खुशगवार तब्दीली है। यहाँ अगर आप देखें तो ये ओवरऑल केसेस है हमारे पास
2021 के शुरू से अगर आप लोग देखें और अब तक देखें 7वें महीने तक, तो हमारे पास जो थर्ड वेव था वो तो बहुत बड़ा था, वो तो बहुत ज्यादा हमारे पास केसेस आ गए थे। लेकिन ये हम इस वक्त दोबारा उस तरफ जा रहे हैं। ये लास्ट में अगर आप देखें ये रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम एपिडेमिक कर्व कहते हैं अपनी जबान में। और ये हमें शो कर रहा है कि डिजीज का ट्रेंड इस तरफ जा रहा है। यहाँ अगर हम नीचे डेथ्स को देखें इसके मुकाबले में, तो ये भी एक खुशगवार तब्दीली है कि हमारे पास डेथ्स कम हो रही हैं। और जैसे मैंने पहले आपको पिछले साइड पे बताया कि इसकी एक रीजन ये है कि हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, दूसरी रीजन ये है कि हमारी एक इम्यूनिटी बन रही है, क्योंकि पिछले पूरे साल में हर बंदे को कुछ ना कुछ हद तक इस वायरस का एक्सपोजर हुआ है, और हर बंदा इस वक्त अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो कम से कम एक्सपोजर उनका है। तो थोड़े बहुत एंटीबॉडीज हर बंदे की बॉडी में बनी हुई है और उसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर इसके बाद हम वैक्सीन लगा दें तो हम ज्यादा प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर हम केसेस को देखें, केसेस ऊपर जा रहे हैं लेकिन हमारे पास जो डेथ रेशियो है, जो फौतगी का रेशियो है, वो कम हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छा शुगुन है, और इसको हमने कंटिन्यू रखना है। अल्लाह करे कि हमारे पास डेथ्स ऐसे ही कम हो। बीमारी तो आती रहती है और थोड़ी बहुत इस मौसमों में नजला जुकाम बुखार तो हर बंदे को होता है, और वो ऐसी माइल्ड सूरत हाल रहे ताकि ज्यादा तबाही जिस तरह पिछले सालों में हुई है। अब यहाँ पे देखें एक फिगर आपको 201 का लग रहा है, यानी एक दिन में हमारे 200 लोग भी मर चुके हैं। इतनी ज्यादा अगर इसमें कोई इशू हुआ है, सो अभी हमारे पास केसेस 2, 4, 35, जैसे आज 46 हुए हैं कल, तो हमारे पास डेथ रेट जो है थोड़ा सा कम है। अगला जो मेरा सेशन होगा ये होगा आपका कोविड वैक्सीन पे। सो वैक्सीन है क्या? जनरली वैक्सीन के बारे में कुछ लोगों की कंसेप्ट नहीं है क्लियर। वैक्सीन जो इनकी डेफिनेशन है वो ये है कि डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं ये हम बात करते हैं। और वैक्सीन के टाइप्स क्या हैं, हम सबको पता है कि हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, हम टाइफाइड की वैक्सीन लगाते हैं, हम चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवाते हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल हम लगाते होते हैं। और स्पेशली जो लोग उम्रे हज पे जाते हैं तो उनको हर साल या हर दफा जाने से पहले इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगते हैं। और इस तरह एक किस्म अब नया वैक्सीन जो हमारे पास है वो मॉडर्ना या फाइजर या जो भी कोरोना की वैक्सीन है वो अवेलेबल है। सो वैक्सीन आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर कर देते हैं। और जब अगर 10 बंदों में से 5, 6, 7 वैक्सीन लगा दे तो जो बाकी 3 है वो भी सेफ रहते हैं। सो वैक्सीन क्या करते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं कि अगर किसी कम्युनिटी में 10-20 बंदे रहते हो और उनमें से 5, 6 या 10 तक इम्यून हो जाए, इनको वैक्सीन लग जाए, तो वो बीमारी उन लोगों को क्रॉस नहीं कर सकती ताकि अनइम्यून लोगों तक जा सके, यानी उसका रास्ता हम रोक लेते हैं। तो इस तरह हम इस डिजीज को पहले से रोक सकते हैं वैक्सीन के जरिए। वैक्सीन करते क्या है कि ये एक एंटीजन है, ये आपके बॉडी में जाके आपके जो मेमोरी सेल्स हैं उनको खबरदार करते हैं कि मैं एक जरासीम हूँ, मेरे जैसा एक जरासीम आएगा और आपने उसके खिलाफ खबरदार रहना है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि हम अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं और उस दुश्मन के खिलाफ हम अपनी तैयारी करते हैं। तो अब जब तक मेरे बॉडी ने उस वायरस को देखा ना हो, उस वायरस के किसी हिस्से को देखा ना हो, तब तक मैं उसके खिलाफ तैयारी नहीं कर सकता। इस तरह ये वायरस का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, प्रोटीन या उसके स्पाइक प्रोटीन या उसका आरएनए, वो हम इंजेक्ट करते हैं किसी बॉडी में, किसी बदन में, और वो बदन उसके खिलाफ अपनी मेमोरी सेल्स बनाते हैं या एंटीबॉडीज बनाते हैं। और वो जब भी उस जैसा वायरस आइंदा उसकी बॉडी में आता है तो उनको पता होता है कि भाई ये मेरा दुश्मन है, इसके खिलाफ मैंने अपनी इम्यूनिटी मजीद बेहतर कर दी है। ये वैक्सीन का मेनली लेमन लैंग्वेज में काम है। वैक्सीन बनते हैं, इसमें एंटीजन, एडजुवेंट, ये काफी सारी चीजें हैं जो मैं ज्यादा उसके कंपोजिशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ आरएनए उसके पार्ट्स होते हैं, कुछ इसके पार्ट्स होते हैं स्पाइक प्रोटीन जैसे इसी का है। कुछ वैक्सीन होल वायरस भी होते हैं, लेकिन एज फार एज दिस कोविड इज कंसर्न, इसमें होल वायरस नहीं है। जैसे ये सामने आपको नजर आ रहा है, नो कोविड वैक्सीन इज मेड यूजिंग होल और किल्ड वीकेंड वायरस। जैसे पोलियो का है वो वीकेंड वायरस होता है, जिंदा वायरस होता है, लेकिन इस कोविड में इस तरह कोई चीज नहीं। ये वैक्सीन जब बनते हैं किसी पीस से, किसी टुकड़े से, आरएनए के टुकड़े से या इसके प्रोटीन के टुकड़े से, वो इतने तमाम जितने भी वैक्सीन अवेलेबल है वो टुकड़ों में बने हुए हैं। मींस वो होल वायरस नहीं है, और ना ये आपको कोविड कर सकता है, ना आपका टेस्ट इसकी वजह से पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए ये आप खातिर जमा रहे, आप मुतमईन रहे कि
वैक्सीन लगाने से आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। जैसे शुरू में एक बात में शुरू हुई थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन एक दिन लगाया, अगले दिन वो पॉजिटिव हो गए, ऐसे नहीं होता। वैक्सीन से कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, वो जाहिर है उन्होंने पहले एक्सपोजर हुआ होगा। ऐसे कई बंदे हैं, कई हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं कि उनको वैक्सीन लगे हैं, 5 दिन बाद वो इन्फेक्ट हुए हैं, 2 दिन बाद इन्फेक्ट हुए हैं, या कोई हफ्ते बाद इन्फेक्ट हुए हैं। वैक्सीन का जो अपना असर आता है वो 15 से 20 दिन या 3-4 वीक्स लगते हैं। तो एक दिन वैक्सीन लगाने से अगले दिन आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इस पे हम मजीद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इस वक्त जो दुनिया में डेवलपमेंट है वैक्सीन की, वो है कि तकरीबन 200 से ज्यादा वैक्सीन इस वक्त पाइपलाइन में है, मुख्तलिफ मुल्कों में बन रही है। और कुछ इसमें प्री क्लिनिकल फेज में है, कुछ फेज 1 में है, फेज 2 में है, फेज 3 में है, और फेज 4 इस वक्त जो है ये हमारे पास कुछ वैक्सीन इमरजेंसी यूज में यूज हो रही है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं तकरीबन 17 वैक्सीन हमारे पास पूरी दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, और इसके अलावा कुछ फेज 4 के ट्रायल्स में भी है। सो ये वैक्सीन के अपने जो नॉर्मल जेनेरिक पैटर्न है बनाने का वो है, लेकिन चूंकि कोविड एक इमरजेंसी थी इसलिए उनमें से कुछ जो स्टेप्स हैं, जो लास्ट फेज के स्टेप्स हैं, वो उन्होंने WHO ने रिकमेंड किया कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि 1-1.5 साल गुजर गया, अब वो भी स्टेप्स तकरीबन कवर हो गए हैं। इस वक्त वैक्सीन की सेफ्टी ज्यादा इंश्योर्ड है पूरी दुनिया में। ये फिगर आपको बता रही है कि दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से वैक्सीन पे काम हो रहा है इस वक्त। तकरीबन ज्यादा वैक्सीन जो है वो बन रही है अमेरिका में और चाइना में, कुछ वैक्सीन यूके में, कुछ वैक्सीन हमारे बन रही है इसमें यूरोप साइड पे, जैसे ऑक्सफोर्ड है, फाइजर है, बायोटेक है। इस पे हमारे एक अलग भी एक इंशाल्लाह सेशन होगा जिसमें वैक्सीन प्रिपरेशन और वैक्सीन के टाइप्स पे मजीद हम बात करेंगे। लेकिन ये एक जनरल ओवरव्यू है कि दुनिया में वैक्सीन कहाँ कहाँ इस वक्त बन रही है, और पूरी दुनिया में इन 3-4 जगहों से वैक्सीन सप्लाई हो रही है। इसमें कंपोनेंट्स क्या है, वैक्सीन में होते क्या है, चीजें क्या है। अब इसको आप देखें इस फिगर को कि वैक्सीन में कुछ वायरल या बैक्टीरियल एंटीजन होता है किसी भी वैक्सीन में, मैं सिर्फ कोविड की बात नहीं की, किसी भी वैक्सीन में। उसके साथ उनके साथ स्मॉल क्वांटिटी में उनका एडजंक्ट होता है, एडजुवेंट होता है, ताकि वो उसको बूस्ट करे इम्यून रिस्पांस को। कुछ में हम एंटीबायोटिक्स इसलिए रखते हैं ताकि ये वैक्सीन, चूंकि इसमें न्यूट्रिशन भी होता है सारा कुछ, इसमें कुछ और जरासीम ग्रो ना कर जाए, तो उसको एंटीबायोटिक्स भी उसमें डाले जाते हैं। और कुछ ऐसी चीजें जैसे शुगर है, जेलेटिन है, जो इसको स्टेबल रखती है इस वैक्सीन को साल तक, 2 साल तक, जब तक इनकी एक्सपायरी होती है। और कुछ इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और कुछ इसमें मजीद रेजिडुअल चीजें होती है, यानी बहुत सारी कंपोनेंट्स है वैक्सीन की। इसमें सिर्फ वायरस पार्टिकल्स नहीं होते, और इसलिए इस पे टाइम भी लगता है, इसमें इस पे खर्चा भी होता है, और अच्छा खासा ये इन्वेस्टमेंट है दुनिया में वैक्सीन प्रिपरेशन। पार्ट्स क्या होते हैं, बाज वैक्सीन बनते हैं लाइव अटेन्यूएटेड, जिस तरह हमने पोलियो का एग्जांपल दिया। कुछ होल इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, कुछ हमारे पास स्प्लिट इनएक्टिवेटेड होता है, हम वायरस को आधा कर देते हैं, उससे वैक्सीन बनाते हैं। कुछ सिंथेटिक पेप्टाइड से बनता है, जैसे हमारे इस वक्त इस सूरत हाल में हमारे पास स्पाइक प्रोटीन से बनता है। कुछ वायरस पार्टिकल्स जैसे वेक्टर वायरस या इस तरह की चीजों से बनते हैं वैक्सीन। कुछ उनका डीएनए और आरएनए होता है, जिस तरह हमारे पास mRNA वैक्सीन है, जिसमें हम आगे बात करेंगे कोविड के। और कुछ वैक्सीन रिकम्बिनेंट सब यूनिट से बनते हैं। ये वैक्सीन के जनरली जो हर वैक्सीन के मुख्तलिफ ये तरीकाकार होते हैं, किस तरह बनते जाते हैं। फिर वैक्सीन करते क्या है, अगर आप वैक्सीन लगा ले किसी बॉडी में, वो वहां पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। इट स्टिमुलेट योर इम्यून सिस्टम, और वो इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ताकि आइंदा आप इस जरासीम को एक्सपोज हो तो कम से कम आपके बदन में इतना पावर, इतना इम्यून सिस्टम, इतनी जो आपकी फौज है आपकी बॉडी की वो मौजूद हो, ताकि उस वायरस को उसी जगह घेर के खत्म कर सके। और ये जो हमारे लिम्फ नोड सिस्टम है यहाँ जाके इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब आप पूरी डोज दे लेते हैं, पूरी इम्यूनिटी आपकी डेवलप होती है। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, उनके लिए फिर बूस्टर डोज लगाना पड़ता है, जैसे हम इन्फ्लुएंजा के लिए लगाते हैं, या हम पोलियो के लिए हर साल कैंपेन चलाते हैं। तो इसलिए इस वायरस के बारे में भी समझा जाता है कि इसकी भी हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी इस वक्त तकरीबन 6 महीने बाद रिकमेंडेड उन लोगों के लिए है जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, जहां ट्रेवल रिक्वायरमेंट्स है। जनरली बूस्टर डोज अभी रिकमेंडेड नहीं है।
फिर कौन सी वैक्सीन है इस वक्त जो दुनिया में अवेलेबल है? ये तकरीबन जैसे मैंने कहा कि 17 या 18 वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है दुनिया, 20 तक भी हो सकते हैं दुनिया में, जो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ मकदार में मौजूद है। बात हम आगे करेंगे पाकिस्तान में कि हमारे पास कितनी वैक्सीन है। अगर आप इसको देख लें तो ये फाइजर जो है ये mRNA वैक्सीन है, मॉडर्ना mRNA है, गेमेलिया ये एक और किस्म का है, ऑक्सफोर्ड जो हमारे पास है वो भी है, कैंसाइनो है ये भी हमारे पास है, चाइनीज वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन भी पाकिस्तान में थोड़े बहुत मकदार में आया हुआ है, और साइनोफार्म हमारे पास काफी सारा है, साइनोवैक भी काफी सारा है। अब ये दोनों वैक्सीन जो सबसे ज्यादा है हमारे पास ये इनएक्टिवेटेड वायरस है। और फिर हमारे पास एक और जो है वो है मॉडर्ना, वो मौजूद है। हर वैक्सीन, हर इंजेक्शन, हर दवाई के अगर आप लिफलेट देखते हैं जो उसके अंदर पड़ा होता है उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ काउंटरइंडिकेशंस होती हैं, और कोई भी दवाई ऐसी नहीं है, बेशक पैरास्टामोल हो, बेशक डिस्प्रिन हो, बेशक डाइक्लोरान इंजेक्शन हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो। इस तरह थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन की भी है, जिसमें आपकी थकावट है वैक्सीन लगाने के बाद, आपको सर दर्द का शुरू होना है, आपके इंजेक्शन साइट पे जहाँ पे इंजेक्शन लगे हैं वहाँ दर्द हो सकता है, आपके मसल्स में दर्द हो सकता है, आपके जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, आपको सर्दी लग सकती है, बुखार हो सकता है, आपको उल्टियाँ आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको उल्टियाँ, पेचस भी इवन हो सकते हैं। ये सारे इनके साइड इफेक्ट्स हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बंदे में हो, ये जरूरी नहीं कि 1 या 2 दिन से ज्यादा चले, ये लास्ट करते हैं 24 to 48 आवर्स, और ये तकरीबन हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होता है, अकेले इस वैक्सीन के नहीं। ग्लोबली अगर हम देखें तकरीबन ये 25 से 27% तक इस वक्त वैक्सीन एक डोज लग चुका है दुनिया में। ये तकरीबन 1-2 दिन पहले के फिगर्स हैं, हो सकता है थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ गया हो। फिर अगर हम पूरी दुनिया में देखें तकरीबन, मैंने कल एक जगह पढ़ रहा था 14% पॉपुलेशन ओवरऑल वैक्सीनेट हो चुकी है, 14%। और इस तरह पाकिस्तान में मैं आगे बताता हूँ कि पाकिस्तान में कितने परसेंट वैक्सीनेट हुए। 4% इस वक्त हमारे पास लोग जो है वो एक डोज ले चुके हैं, और 2% से थोड़े से ज्यादा दोनों डोजेस ले चुके हैं। तो ये बहुत कम मिकदार है, मींस हमने इसको अभी बढ़ाना है, हमने वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाना है, ये बहुत ही नेग्लिजिबल मिकदार है। इस तरफ अगर आप इन फिगर्स को देखें, ये कल शाम के फिगर्स हैं, पार्शियली जो वैक्सीनेटेड है हमारे पास, ये पिछले 24 घंटे में भी वैक्सीनेटेड ये आपके पास आ रहे हैं। ये फिर फुली वैक्सीनेटेड लोग जो है ये तकरीबन कितने बनते हैं, ये तकरीबन 54 लेग्स या समथिंग बनते हैं, तो ये बहुत कम मिकदार है, और ये टोटल का तकरीबन 2% बन रहा है। जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है ये टोटल का 4% बन रहा है। तो हम तो 100% पे अगर नहीं जा सकते तो कम से कम 50% तक जाएंगे तो हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकेंगे। और अच्छी बात यह है कि सारे वैक्सीन फ्री अवेलेबल है। एक एक वैक्सीन की कीमत जो है वो इस वक्त 6,000 से 7,000 8,000 तक है। तो एक बंदे को टोटल 2 वैक्सीन लगने हैं, और ये सारी पेमेंट गवर्नमेंट पाकिस्तान कर रही है। कुछ हमें डोनेशन मिली है, कुछ की हम पेमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम की इस वक्त पेमेंट चल रही है, पेमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए इससे फायदा उठाएं और सब लोग इनकरेज हो वैक्सीन लगवाएं। इस फिगर में आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 25.4 मिलियन डोजेस हम दे चुके हैं लोगों को। 5.23 मिलियन फुल वैक्सीनेटेड है, जो कि बन रहे हैं 2.4%, और अगर दुनिया के मिकदार को हम देखें तो ये तकरीबन 14% बन रहा है। सो एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जो सबके लिए मैं अक्सर इस तरह की वेबिनार में लेक्चर्स में बताता हूँ कि एक हदीस है, और उसमें मैं शायद मफ़हूमी बयान कर सकूंगा कि झूठा होने के लिए इतना काफी है कि अगर बगैर तस्दीक के आप किसी बात को आगे पहुंचा दें, और अगर हम हर बंदा अपने गिरबान में झांक ले और देखें तो हर रोज हम ऐसे ऐसे पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं लोगों को जिनकी हमें ऑथेंटिसिटी का नहीं पता होता, तो हम उल्टा गुनाह में जा रहे हैं। इसलिए इस स्लाइड में भी आपको बता रहे हैं कि डोंट स्प्रेड एनी फेक न्यूज अबाउट कोविड वैक्सीन एंड कोविड डिसीज। ये तो सिर्फ डिजीज के बारे में, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी पोस्ट आप आगे फॉरवर्ड करने से पहले 2 दफा जरूर सोचें कि क्या ये ठीक है बात, ये सच है, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, इससे किसी की दिल आजारी तो नहीं होगी, इसको मेजर किसी बड़े काज को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। अगर ये 3-4 चीजें नहीं है और आप ऑथेंटिक है, आपको पता है कि ये बिल्कुल सच बात है और इसके पिलाने से लोगों को कम्युनिटीज में फायदा होगा, तब जाके उसको आगे पोस्ट करें, आगे स्प्रेड करें। अदरवाइज किसी चीज को पर्दे में रखना ज्यादा बेहतर होता है।
तो यही बात इन वैक्सीन, इन डिजीज, ये कोविड डिजीज के लिए कि जितना ज्यादा इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा है कोविड डिजीज और कोविड वैक्सीन के, किसी और चीज के बारे में नहीं है। तो जो भी आपके खबर आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पेज पे आता है, हमेशा ऑथेंटिक खबर आगे फॉरवर्ड कर दें और 2-3 दफा सोचें कि क्या इसको फॉरवर्ड करने से किसी को फायदा हो सकता है कि नहीं। नुकसान के बारे में तो बिल्कुल आपने नहीं करना, लेकिन फायदे के लिए हर खबर वो भी ऑथेंटिक आप आगे फॉरवर्ड कर दें। तो ये बात कि वैक्सीन आर सेफ, vaccinate yourself, your families, your elders to stop transmission of this disease. मैं अभी बात करूंगा वैक्सीन टाइप्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास अवेलेबल है आपके जो है फाइजर वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, एस्ट्राजेनेका अवेलेबल है, हमारे पास कैंसाइनो अवेलेबल है इस वक्त, हमारे पास स्पुतनिक भी कुछ मिकदार में अवेलेबल है, इतनी ज्यादा नहीं है, अक्सर प्राइवेट लोग रखते हैं लेकिन ये ज्यादा नहीं है। और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके जो कैंसाइनो वैक्सीन है वो यहाँ पे हम प्रोसेस कर रहे हैं। दो स्टेप्स इन वैक्सीन की चाइना में हो रहे हैं और बाकी जो 3-4 स्टेप्स हैं वो NIH में आपके अपने इदारे में अपने मुल्क में ये परफॉर्म हो रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान में है कि हम किसी भी इस तरह के वायरस की वैक्सीन खुद बना रहे हैं। अदरवाइज इससे पहले पोलियो, मीजल्स, टेटनस, रेबीज, ये सारी वैक्सीन पाकिस्तान में बन रहे हैं और NIH वाहिद गवर्नमेंट सेक्टर का इदारा है जहां ये वैक्सीन के लिए अलाउड है और इसके साथ सर्टिफिकेट है, ये बना सकते हैं। सो चाइना में इसके अच्छे खासे मिकदार बन रही है इस वक्त, ये EPI को हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं। फाइजर वैक्सीन भी अवेलेबल है। फाइजर और मॉडर्ना इस वक्त उन लोगों को लग रहा है जो जिनकी ट्रेवल रिक्वायरमेंट्स हो या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो या जो कैंसर के पेशेंट हो या जिनको ज्यादा इसकी जरूरत हो। बाकी इस वक्त दुनिया में जो सेफ वैक्सीन मानी जाती है वो साइनोफार्म है, साइनोवैक है, जो कि हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है। हम सब ने ये लगवाई है, सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने लगवाई थी और हेल्थ स्टाफ ने, तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं। कोई 2 साल में मरा नहीं, अभी 1 साल गुजर गया, एक रहता है, लेकिन स्टिल ये फजूल खबरें हैं, इन पे तवज्जो ना दें। साइनोफार्म वैक्सीन क्या है? ये सबसे पहली वैक्सीन बनी थी चाइना में और इसकी 2 डोजेस हैं और ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और इसकी WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि 18 साल से ऊपर आप इसको 3 से 4 हफ्ते के गैप से लगा सकते हैं। ये इंट्रामस्कुलर लगता है, इसका 0.5 ml डोज है और सिंगल डोज वायल में आता है। एक वायल है, एक दफा लग जाए फेंक दें और 2 डोजेस है 6 हफ्ते के वक्फे से या 28 दिन से ऑनवर्ड आप किसी भी वक्त इसको लगा सकते हैं। आगे इसकी ड्यूरेशन लंबा भी कर सकते हैं। हर बंदा लगा सकता है, मां सिवाय वो लोग जिनको उस वक्त बुखार हो या बीमार हो जिस वक्त वैक्सीन के लिए आ रहा हो, या वो लोग जिनको कोविड हुआ हो उसी वक्त वो कोविड डिजीज में आइसोलेटेड हो, या वो लोग जो किसी भी शॉर्ट टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हो, लाइक वो स्टेरॉइड्स पे हो, लाइक वो मेथोट्रेक्सेट ले रहे हो, या वो लोग जो कैंसर की दवाइयां ले रहे हो, तो वो तकरीबन दवाई के 28 दिन बाद ये वैक्सीन लगा सकते हैं, या वो लोग जो ये वैक्सीन जिनके लिए रिकमेंड डॉक्टर ना करें। बाकी ये सेफेस्ट वैक्सीन है, ये तकरीबन 18 साल से ऊपर प्रेग्नेंट खवातीन और वो खवातीन जो दूध पिलाती है बच्चों को, उनको भी लगाया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा जो हमारे पास चाइनीज वैक्सीन है वो है साइनोवैक। इनकी भी तकरीबन ट्रायल्स हो चुके हैं, ये भी WHO की तरफ से रिकमेंडेड है और ये हमारे पास 2 डोजेस में अवेलेबल है। ये भी इंट्रामस्कुलर या गोश्त में लगता है और 6 हफ्ते के वक्फे से इसको आप दोबारा लगा सकते हैं। ये भी सिंगल डोज वायल में आते हैं और ये भी 18 साल से ऊपर तमाम लोग लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट लेडीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज। और वो लोग नहीं लगा सकते जिनकी एलर्जी हो किसी भी कंपोनेंट को इन वायरस के, या 18 साल से कम उम्र के हो, या वो लोग जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, लाइक बेरी सिंड्रोम है, गिल्ड-बेरी सिंड्रोम है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके ये वैक्सीन लगा सकते हैं। ये भी सेफ वैक्सीन मानी जाती है। दूसरी जो वैक्सीन हमारे पास है वो है आपका कैंसाइनो। इसका सिंगल डोज वैक्सीन है, ये भी चाइनीज वैक्सीन है और ये इंट्रामस्कुलर लगते हैं। इनका भी 0.5 ml डोज है और सिंगल डोज वायल है। ये वाहिद वैक्सीन है चाइनीज की जो एक डोज भी काफी होता है। ये भी 18 साल से ऊपर आप सबको लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स। वो लोग नहीं लगा सकते जिनको बुखार हो उस सूरत में, जो एक्टिव कोविड डिजीज रखते हो। ये 2 जो पहले सूरतें हैं, बुखार वाली और एक्टिव कोविड डिजीज वाली, ये सब के लिए है, और एलर्जी वाली।
अगर किसी को इन वैक्सीन में किसी भी एक कंपोनेंट से, जो हमने 4-5 कंपोनेंट बताए हैं, एलर्जी हो, तो वो लोग ये वैक्सीन अपने डॉक्टर से मशवरा करके लगाएं। और या पहले डोज से कोई एलर्जी किसी को हो सकता है, जैसे मैंने पहला डोज लगा दिया और मुझे एलर्जी हो गई, तो अगले डोज के लिए मैं डॉक्टर से मशवरा करूँ, मैं डायरेक्ट नहीं लगवाऊंगा। या वो लोग जिनको कोई इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे हो, वो 28 दिन के बाद इसको फिर लगा सकते हैं। हमारे पास जो एक पाथवेक वैक्सीन है, जिसको हम साइनोवैक भी कह सकते हैं, क्योंकि वही वैक्सीन है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोसेस हुई है। ये सेम वैक्सीन है, इनके सेम रिकमेंडेशन है, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी, 18 साल से ऊपर सारे लोग लगा सकते हैं। और इस वक्त ये जो पाथवेक वैक्सीन है, इसको प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 18 साल से ऊपर उन लोगों के लिए है जो कोई रिस्पेक्टर ना रखते हो। इसमें थोड़ी सी सेफ्टी ज्यादा रखनी पड़ रही है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को ओरिजिनली चाइनीज या फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जाए। और बाकी वही तकरीबन इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट में, इनके भी साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। क्रॉनिक जो बीमारियों के लोग हैं, जिसको कैंसर है या जिनको गुर्दे या लीवर की ट्रांसप्लांटेशन हुई है, उन लोगों को भी ये वैक्सीन हम 3 महीने के अंदर अंदर नहीं लगा सकते। और वो कीमोथेरापी, कैंसर के कीमोथेरापी के तकरीबन 28 दिन बाद ये फिर वैक्सीन लगा सकते हैं। और जो अस्थमेटिक लोग हैं, उनको भी ये वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती, या उन लोगों को जिनको एपिलेप्सी हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो, या जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हो। मिर्गी के दौरे उन लोगों को कोई भी वैक्सीन बगैर डॉक्टर के मशवरे के बिल्कुल ना लगाया जाए। हमारे पास मॉडर्ना वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है, और ये वैक्सीन उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल कर रहे हो, जिनको ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स हैं, या जो कैंसर पेशेंट हो या ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, उनको हम ये लगाते हैं। ये भी इंट्रामस्कुलर है, 0.5 ml डोज है, सिंगल डोज वाइल है। 18 साल से ऊपर हम लगा सकते हैं इसको। और उन लोगों को जिन्होंने कोई और वैक्सीन ना ली हो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, ये आवाज के साथ थोड़ा सा मसला आ रहा है। जी, अगर आप थोड़ी सी अपनी जगह या चेंज कर लें, आप फिर इस तरह की। अभी ठीक है जी, अभी ठीक है, अभी जी ठीक है। ठीक है। सो ये हम बात कर रहे थे इसकी मॉडर्ना वैक्सीन की। तो इन वैक्सीन के लिए आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करके लगाना है। उस सूरत में अगर आपको चाइनीज वैक्सीन या कोई और वैक्सीन लगा हो, या आपको कोई कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे। यस प्लीज। हेलो जी सर, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रही थी, ये जो आपने वैक्सीन्स बताई हैं, नो डाउट के बहुत अच्छी है, लेकिन जो अब हमारे पास वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे डेल्टा हो गया या इंडियन वेरिएंट्स है, क्या ये उसके खिलाफ भी काम करेंगी? हाँ, इसमें मैं बात करता हूँ, अगले स्लाइड में आ रहा है ये। ठीक है, आप अपना जी जो क्वेश्चन है उसको पार्क कर दे एक साइड पे। उम्मीद है ये ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एड्रेस हो जाएगा। चलें, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, तमाम पार्टिसिपेंट से काइंडली वो है जी कि जितने भी आपके क्वेश्चंस है, काइंडली आप नोट कर लें या फिर चैट बॉक्स में लिख लें, वो फिर इंशाल्लाह बारी बारी उसको रिस्पॉन्ड कर लेंगे डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। वेलकम। तो ये भी जो वैक्सीन है, इनकी तकरीबन सबकी ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, और कामरान साहब ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर कर देंगे। इनमें ये है कि जितनी भी साइड इफेक्ट्स है, जितनी भी इनकी कंट्राइंडिकेशंस है, वो क्लियर कट दिए हुए हैं। जो हमारा एनसीवीसी का वेबसाइट है, उस पर तमाम वैक्सीन की ये डिटेल्स अवेलेबल है, और ये आपको नेट पे, आपके मोबाइल पे ये चीजें आपके पास आ सकती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, इनकी भी ऑलमोस्ट वैक्सीन 90% तक है, और इसकी थोड़ी सी मॉडर्ना और फाइजर से एफिकेसी कम है। ये यूके बेस्ड वैक्सीन है, इंट्रामस्कुलर लगती है, 2 डोजेस हैं इसके, और इसका मल्टीपल वायल है, मींस 10 वैक्सीन एक वायल में आते हैं। तो इसलिए तकरीबन ये प्रेगनेंसी वगैरह में भी लगा सकते हैं इसको। एडल्ट विद हाइपरटेंशन, डियाबिटिस, हार्ट डिजीज, उनको भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन कहाँ नहीं लगा सकते? वुमेन बिलो 40 इयर्स ऑफ एज। ये हमारे पाकिस्तान की रिकमेंडेशंस है, क्योंकि दुनिया में कुछ केसेस इनमें ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि जहाँ पे क्लॉटिंग का इश्यू बना था। इसलिए इन वैक्सीन को लगाने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करना चाहिए, स्पेशली एस्ट्राजेनेका के लिए। आल्दो के पाकिस्तान में इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट जो बाहर रिपोर्टों में अब यहाँ नहीं हुए, और ये भी हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको सेफ बनाया गया है, लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर अपनाने एस्ट्राजेनेका के लिए लाजमी है। फाइजर वैक्सीन ये सबसे ज्यादा एफिकेसी वाले और अच्छे वैक्सीन हैं, और दुनिया में माने जाते हैं।
ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। उन लोगों के लिए जो ट्रेवल कर रहे हो, उन लोगों के लिए जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, ये भी हमारे पास मजीद वैक्सीन भी आ रहे हैं और आए भी हैं। और इसका जो वो है वो डोज, ये भी 2 डोजेस 6 वीक्स के अपार्ट, यानी 6 हफ्ते की ड्यूरेशन से आप 2 डोज लगा सकते हैं। किन लोगों को नहीं लगनी चाहिए? जिनको बुखार हो उस वक्त, जो कोविड में मुब्तला हो, जिनको ऑलरेडी कोविड वैक्सीन लगी हो, या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन किसी को हो। बाकी कोई कंट्राइंडिकेशन इसकी नहीं है। ये सेफ वैक्सीन मानी जाती है। इसमें हम ट्रांसप्लांट पेशेंट को भी लगा सकते हैं, इसको प्रेगनेंसी लैक्टेशन में भी लगा सकते हैं, इसमें इसी वैक्सीन को हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड को भी लगा सकते हैं। ये जो अभी मेरे कुलीग ने क्वेश्चन किया कि क्या ये वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव है कि नहीं। ये WHO के स्टेटमेंट्स हैं कि ऑल वायरसेस, जितनी भी, जैसे मैंने पहले बात की कि तमाम वायरसेस में म्यूटेशंस आती है, चेंजेस आती है। कुछ में बड़ी चेंज आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ में छोटी चेंजेस आती है। छोटी चेंजेस को हम ड्रिफ्ट कहते हैं और बड़ी चेंज को शिफ्ट कहते हैं। एक वायरस एक शक्ल से बिल्कुल दूसरे शक्ल में चेंज होता है, इसको शिफ्ट कहते हैं। वो बिल्कुल वायरस का हेत ही चेंज हो जाता है, उसकी बॉडी चेंज हो जाती है। इसी वजह से इनकी वैक्सीन भी हर साल लगते हैं और इसी चेंज को हम वेरिएंट भी कहते हैं। तो जो इस वक्त हमारे पास वेरिएंट मौजूद है, ये तमाम वैक्सीन कुछ न कुछ हद तक हर वेरिएंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। 100% नहीं कह सकते, लेकिन कुछ न कुछ हद तक ये डेल्टा के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जो लास्ट, अगर आप देखें लास्ट वाला पैरा इसमें, कि द वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट एंड दो इट्स स्टिल पॉसिबल टू गेट इन्फेक्टेड। यानी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस विल बी रिड्यूस्ड। आप अगर वैक्सीन आपको लगे हो और आपको डेल्टा वायरस हो जाए तो आप इंशाल्लाह अस्पताल नहीं पहुंचेंगे, आप घर पे ठीक हो जाएंगे। आपको माइल्ड डिजीज होगी, सीरियस डिजीज नहीं होंगे। और यही वजह है कि जो मैं आपको फिगर्स में दिखा रहा था कि हमारे पास इस वक्त डेथ्स कम हो रही है, लेकिन जो डिजीज है वो बढ़ रही है। डिजीज इसलिए बढ़ रही है कि लोग वैक्सीन भी लगा रहे हैं, लोग टेस्ट भी कर रहे हैं, और इस वक्त SOPs भी नहीं है। लेकिन जो सीरियसनेस है, अस्पतालों में पहले हमें जगह नहीं मिलती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं मिलती थी। इस वक्त हमारे बेड्स अल्हम्दुलिल्लाह खाली पड़े हुए हैं। मैक्सिमम हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं वो खाली हैं। तो ये इस बात की दलील है कि जो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी खुद ब खुद डेवलप हुई है और जो थोड़ी बहुत वायरस वैक्सीन से आई है, उसका ये असर है कि सीरियस इलनेसेस कम हो गए हैं। और जितनी भी ये जो जॉनसन वैक्सीन है, उनकी तकरीबन 67% एफिकेसी है डेल्टा के खिलाफ। मॉडर्ना की तकरीबन 70 से 90% तक डेल्टा के खिलाफ एफिकेसी है, और फाइजर वैक्सीन की तकरीबन 60 से 90% तक है। और इसी तरह चाइनीज वैक्सीन है, उसके बारे में बताया जाता है तकरीबन 30 से 40-50% तक वो भी डेल्टा के खिलाफ आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। उम्मीद है मेरी बहन का सवाल आंसर हो गया होगा। इसके बावजूद कि हम वैक्सीन भी लगा दें, इसके बावजूद कि हम पहले इन्फेक्ट भी हो गए हो पिछले साल या ड्यूरिंग दिस पीरियड, फिर भी हमने मास्क पहनना है, हमने हाथ धोने हैं, हमने जो 2 हाथों का फासला है दूसरों से रखना है, हमने क्राउड्स को अननेसेसरीली अवॉइड करना है, हम बार बार हाथ धोएं, हम हाथ ना मिलाएं। जो एहतियाती तदाबीर है वो इन सारी चीजों के बाद भी लाजमी है। यानी आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये नहीं समझना कि वैक्सीन लग गए तो मैं शेर हो गया हूँ, नहीं। फिर भी आप डिजीज कैच कर सकते हैं, क्योंकि एक वायरस है नहीं, मल्टीपल वायरसेस हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, और ये आप वैक्सीन आपको पार्शियल प्रोटेक्शन दे सकती है, आपको सीरियसनेस से बचा सकती है, लेकिन 100% प्रोटेक्शन किसी भी वैक्सीन का नहीं है। क्या कर सकते हैं आप? वैक्सीन लगाएं, और जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड हुआ है वो भी वैक्सीन लगवाएं। और ये भी आप देख लें कि किन किन लोगों को हम वैक्सीन नहीं दे सकते या कौन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसके लिए वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और ये इंश्योर कर दें, ये बिल्कुल आप बात पहले से बांध लें कि कोविड वैक्सीन आपको पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे सकता, आपको कोविड वैक्सीन से नहीं लग सकता। ये सारी वैक्सीन जितनी भी है ये FDA और जो इम्यूनाइजेशन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अप्रूव्ड है। CDC इसको क्लोजली, CDC और WHO मॉनिटर कर रही है पूरी दुनिया में, इनके साइड इफेक्ट्स को, इनके फायदों को, उनकी एफिकेसी को, और स्पेशली वेरिएंट्स जो डेल्टा वायरस के खिलाफ जो काम करे उसको भी ये मॉनिटर किया जा रहा है, इस पर पब्लिकेशन की जा रही है, इस पर रिसर्च जारी है।
सो वैक्सीन आपकी इम्यून रिस्पांस को बेहतर कर देगी, वैक्सीन आपको सीवियर इलनेस से बचा सकती है, वैक्सीन आपकी कम्युनिटी में स्प्रेड को बचा सकती है। जब भी आप वैक्सीन लगाने जाएं, आप वैक्सीन के बारे में जानें, कितने टाइप्स के वैक्सीन हैं, आपके लिए कौन से रिकमेंडेड है, और वैक्सीन के बारे में पढ़ें जरूर, और उसके बाद अपने लोगों को बताएं कि आपने वैक्सीन लगा दी, उनको इनकरेज करें कि आप वैक्सीन लगा चुके हैं और आप लोग भी लगवा दें। ये तकरीबन सारी बातें हम कर चुके हैं, अपने फैमिली वर्कर्स को, फ्रेंड्स को, कम्युनिटी में ये बात करें, और इसके बावजूद आपने मास्क लगाना है, आपने फासला रखना है, आपने क्राउड्स में नहीं जाना, आपने अपने हाथ धोने हैं, और आपके जेब में, आपके पर्स में, आपके ऑफिस में, आपकी गाड़ी में क्लीन हैंड सैनिटाइजर जरूर मौजूद हो, जिससे आप अपने हाथ बार बार साफ कर सकें। सो ये तमाम बातें थी वैक्सीन के बारे में। अब हमारा फ्लोर खुला है आपके क्वेश्चंस के लिए है। कामरान साहब आप मॉडरेट करें, और मैं और मेरे साथ कुलीग है, हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इनकरेजिंग यानी मतलब प्रेजेंटेशन था। और इसके बाद भी अगर हम लोग वैक्सीन नहीं लगवाते तो शायद हम लोग गलती पर हैं। इसके अच्छा जी, अभी मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये मतलब गुजारिश करता हूँ कि अगर उनका कोई ऐसा सवाल है जो डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो काइंडली वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि मतलब अगर हैंड रेस कर दें तो हम अकॉर्डिंगली एक एक को जो है यानी मतलब वो बारी देंगे और वो अपना सवाल पूछ सकता है। जी रेहाना प्लीज अगर आप अपना क्वेश्चन जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है वैक्सीन के हवाले से कि जब वैक्सीनेशन के लिए लोग आते हैं, सपोज वो जो है फॉर एग्जांपल वो कभी एज नहीं पूछते, एज तो पूछते, सॉरी ये नहीं पूछते कि आपको कौन कौन से डिजीजेस है, आपको सिम्टम है कोविड का या नहीं है। डॉक्टर साहब और प्लीज। वो ये सर वो ये भी नहीं बताते कि कौन सी वैक्सीन आपको हम लगा रहे हैं, ये वो कभी नहीं बताते। मैंने खुद वैक्सीनेशन करवाया, बट जब मैंने पूछा तो वो मैंने कहा उसका कोई डिब्बा वगैरह किया तो वो मतलब उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वैक्सीन जो है ज्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए, कौन सा ज्यादा सुटेबल है, तो ये तो हमें नहीं पता चलेगा सर। थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चन का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और ये इशू हमारे पेरिफेरी में हो सकती है। हम जो सेंटर में लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे होंगे इस तरह इश्यूज, लेकिन कम होंगे। ये आपका हक है, जैसे आप सुनते रहते हैं कि जानना आपका हक है। आप अगर दवाई लेते हैं, आप ट्रीटमेंट लेते हैं, आप वैक्सीन लेते हैं, मेडिकल एथिक्स में ये आपका हक है कि आप उसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाए, उसके बारे में आपको बताया जाए कि भाई ये वैक्सीन है, ये इस किस्म के है, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये आपके एज के लिए रिकमेंडेड है कि नहीं। जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं वो हॉस्पिटल बेस्ड बने हुए हैं मैक्सिमम, और जहां हॉस्पिटल बेस्ड नहीं है वहां एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं। सो मैं आपको और आपके जितने भी कुलीग्स हैं, आपके लोग हैं, उनको ये मशवरा जरूर दूंगा कि जब भी आप जाएं आप उनसे पूछें। अगर आपको नहीं बताते तो आप उनसे थोड़ा सा एक स्टेप अबाउ जाएं, उनको बताएं कि मुझे नहीं बताया जा रहा है कि कौन से वैक्सीन मुझे लग रहा है। ये आपका हक है, और हर बंदा बाउंड है कि आपको बताएं कि बीबी या भाई ये वैक्सीन आपको लगाए जा रहे हैं, ये चाइनीज वैक्सीन है, ये एक सिंगल डोज है, इसके बाद 2 दिन तक आपको बुखार हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। और ये भी पूछते हैं कि ये पूछने वाली बात अक्सर इसलिए नहीं करते कि वो ज्यादा टेक्नीशियंस या वैक्सीनेटर्स होते हैं। सो ये ज्यादा बेहतर बंदे के लिए खुद है कि अगर वो हार्ट पेशेंट हो, वो अस्थमेटिक हो, वो खुदा न खास्ता कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड बीमारी में मुब्तला हो, वो जरूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें। जो आपके तरह माशाल्लाह हेल्दी लोग हैं वो जाके किसी भी सेंटर में वैक्सीन लगवाएं। लेकिन अगर कोई बताता नहीं है तो आप लोग शिकायत लगा सकते हैं। आजकल तो पीएम पोर्टल है, आराम से जाके 2 लाइनें लिख दें तो कम से कम आपके लिए नहीं तो अगले बंदे के लिए वो बेहतर हो जाएंगे। और वहां पे भी आपको, वहां पे इनके ऑफिसर बैठे होते हैं, आप उनको शिकायत लगा सकते हैं। ये तमाम चीजें वहां पे पोस्टर में भी लगी होती हैं, वहां इनकी इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स भी पड़े होते हैं, और वो बंदा बाउंड है कि आपको बताएं कि कौन सा वैक्सीन है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है और आपके लिए रिकमेंडेड है कि नहीं।
अच्छा जी, नेक्स्ट कैसर इकबाल साहब की तरफ जाते हैं, उनका भी जो है जी कोई जी सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसर साहब प्लीज अगर आप पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसर साहब। अच्छा भाई मेरा ये सवाल है, एक तो वालेकुम जब सलाम जी। जी हम कम्युनिटी के साथ ज़ाहिर उनको अवेयर कर रहे होते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि ये बताया जाए कि पहली और दूसरी खुराक जो लगती है उनकी मकदार सेम ही होती है, डिफरेंस होता है इसमें? मिकदार सेम होती है, अच्छा, बिल्कुल दूसरा सेम मिकदार होती ये है कि जिस तरह अभी आपने एक भाई ने शेयर किया कि ना वो बंधा गया, उसका बीपी अप हो गया और वो उसको जबरदस्ती लगा दी। मैं जाती केस अगर मैं गया हूँ एक जगह पे एक्सपो सेंटर लाहौर जोहर में, तो मेरा बीपी काफी ज्यादा था, तो उन्होंने फिर मुझे नहीं लगाई, और जब नहीं लगाई 2 दफा चेक करने के बाद बीपी स्टेबल नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने कहा जी आप चले जाएं। और लेकिन मिस है अब ये हुआ कि जब मैं फिर दूसरी दफा लगाने गया हूँ पहली वाली खुराक, तो उन्होंने कहा जी आपको तो पहली लग गई है, हालांकि मुझे लगी नहीं। इस तरह के मामला भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसका क्या हल हो सकता है? है। ये बिल्कुल ये हाँ ये आते हैं जब मतलब भी अभी इस तरह मैं का, आपको ये जैसे बताऊं, मुझे लगी अमान कोई भी साहब नहीं ने और मैंने बताया उसका वो। सर्टिफिकेट भी निकाल लिया उसमें से लगी का, लेकिन मैं लगाना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं दूसरी लगेगी पहली नहीं लगेगी। कंप्लेन भी की हुई है अच्छा, 1166 पे। आप ऐसे सूरत में ये एक्सेप्शनल सूरतें हैं। ऐसे सूरत में जब आपका बीपी हाई हो तो आपने वहाँ के डॉक्टर से जो आपका बीपी चेक कर रहे हैं उनसे रिटर्न में लेना होता है कि भाई ये मेरा बीपी हाई है, मुझे ये डोज नहीं लगा, क्योंकि वंस जो वेबसाइट पे चीजें एंटर होती हैं जो उनके लिंक में जाता है नादरा के, वो रिवर्ट नहीं होती। लेकिन इसलिए बेहतर यही है कि जब भी इस तरह का मामला हो आप लोग वहाँ के डॉक्टर से रिटर्न में ले लें कि भाई आप मुझे लिख के दे दें कि आज मुझे ये वैक्सीन नहीं लगी, तो अगले दफा आप किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो आपको वो डोज लगाएंगे। नहीं वो देखें, वो तो ऑलरेडी पहले से ही मतलब एंटर करके ही भेजते हैं जनाब। लगी नहीं लगी, उन्होंने जब सिस्टम पे आपका डाटा लिया, आपको प्रिंट आउट मैं ये दिया, बात नहीं कर रहा, वहां पे मैं उन्होंने आपको एंटर ये कर कर रहा दिया। हूँ कि आपको उनसे रिटर्न लेना चाहिए था, फिर दोबारा आपको लगा देते। अगर आप रिटर्न नहीं लेंगे तो आप मेरे पास भी आएंगे, मैं भी नहीं लगवाऊंगा आपको वैक्सीन। सही, ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया कैसर साहब। अभी सरदार मोहम्मद खालिद साहब अगर आप पूछ लें काइंडली अपना बहुत सवाल। शुक्रिया, बहुत बेनिफिशियल डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया और इसको ऑर्गेनाइज करने का भी। मैं आपके लेक्चर में एक चीज़ सुन रहा था कि स्टिल रिसर्च इसके ऊपर जारी है, फाइंडिंग्स आ रही हैं और डिफरेंट जो WHO और बाकी जो इसके इदारे इसको देख रहे हैं। तो क्या मेडिकल एथिक्स में ये चीज़ नहीं आती कि अभी एक चीज़ स्टिल अंडर एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस है, तो उसको फिर पब्लिक में लाना, और खुदा ना खास्ता जो सोशल मीडिया पे जैसे आपने कहा फेक न्यूज़ है, तो उस तरह की चीज़ें अगर फ्लोट करें तो फिर इसकी क्या मतलब बनती है? क्योंकि एक खौफ रहता है कि खुदा ना खास्ता इसके कोई वर्स्ट इफेक्ट ना हो जाए। तो ये कंसर्न था, अगर काइंडली। इसमें थैंक यू सो मच, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो चीजें देखी जाती है कि अगर ये वैक्सीन मलेरिया के खिलाफ होती या ये वैक्सीन कांगो बीमारी के खिलाफ होती, जो न तो ज्यादा स्प्रेड करती है न मलेरिया ज्यादा डेथ्स काज करती है, तो लोग वेट कर सकते थे, दुनिया इंतजार कर सकती थी उस एथिकल इश्यूज का जो इसके साथ कंसर्न होते हैं। लेकिन चूंकि ये इसमें अगर आप देखें तो WHO ने एक लफ्ज लिखा है इमरजेंसी यूज, कि इमरजेंसी में हम फेज 3 ट्रायल के बाद ये वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात नई चीजों की, तो ये वायरस नया वायरस है, इसके बारे में इस वक्त भी पूरी जानकारी नहीं है। इस वक्त भी इस पे रिसर्च हो रहा है, इस वक्त भी इनमें नई नई बातें आ रही। शुरू में बात ये थी कि भाई मलेरिया की दवाई इस्तेमाल करें इससे ठीक हो जाएंगे, और काफी रिकमेंडेड, इवन WHO के साइट से भी रिकमेंडेड था, अब वो रिकमेंडेड नहीं है। काफी दवाइयां ऐसी है जो पहले रिकमेंडेड थी अब नहीं है। इसलिए जो वैक्सीन की एडजस्टमेंट है या जो रिडक्शन है जो WHO ने इनको अथराइज किया हुआ है, वो सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए किया हुआ है। और वो इसलिए किया है कि वैक्सीन का इंतजार करना, उनकी एफिकेसी, उनकी सेफ्टी, इट टेक्स 10-20 ईयर्स। तो उस तक हम इस बीमारी के मौतों का और इनके अमवात का इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए दुनिया में ये डिसाइड हुआ, ये एथिकल कमिटीज ने डिसाइड किया कि आप इसको लगाना शुरू कर दें। इनके नुकसान से इनके फायदे ज्यादा है, और जब नुकसान से फायदे ज्यादा हो फिर वो चीज इस्तेमाल में लाई जाती है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप में सलामत रखे डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे एक कुलीग है, ये भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, समीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी समी साहब आपकी आवाज आ रही है जी। थैंक यू भाई साहब ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, इट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। समी साहब आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा सा अगर माइक के करीब बैठ जाएं तो।
ओके जी, अभी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके जी, भाई साहब का क्वेश्चन बहुत ही आला क्वेश्चन है, नो डाउट इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। और इनका जो क्वेश्चन है कि एथिकल यानी मैं समझ गया ये कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वैक्सीन इतनी जल्दी से इस पे रिसर्च हुआ और इतनी जल्दी से सारी दुनिया में जो है ये अभी लगना स्टार्ट हुआ। मेरे ख्याल से उनका क्वेश्चन यही है शायद। जी जी जी। हाँ, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अभी तो वेरिएंट्स आ गए। वेरिएंट से पहले कोरोना वायरस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, स्पेशली जो कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 पे नहीं, कोरोना वायरस के 7 टाइप्स है और इन 7 टाइप्स पे इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। यानी हमारे पास तकरीबन 50 साल यानी 1930 से ये स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस जो चिकन में फर्स्ट थे, वहां से लेके अभी ये 2021 तक हम जा रहे हैं। तो हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन 50 इयर्स का साइंटिफिक डेटा कोरोना वायरस पे है। फिर कोरोना वायरस की टाइप्स पे है, फिर टाइप्स में से हम SARS-CoV-2 पे हमारे पास जो है पिछले तकरीबन मोर देन 200 वैक्सीन जो है ये ट्रायल्स में चल रही है। और अभी आज तक यानी आज जो डेट है 28 जुलाई और 29 जुलाई तकरीबन 8 जो वैक्सीन है वो अप्रूव हो गई है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये वैक्सीन इतने जल्दी क्यों अप्रूव हुए, या जो है इसकी एफिकेसी जो है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। इसका जवाब ये है कि जो जैसे जर्नल्स है कुछ बहुत ही खास जर्नल, जैसे नेजम है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, लैंसेट जैसे जर्नल्स है, नेचर जो कि इंडिपेंडेंट है CDC से या WHO से या अमेरिकन दूसरे इंस्टीट्यूट से। सो जो मॉडर्ना है या जो फाइजर है या एस्ट्राजेनेका से जो कंपनीज है, ये लोग रिसर्च करते हैं और इन रिसर्च के ट्रायल्स डेटा जो है इन जर्नल्स में, नेजम में जो इंडिपेंडेंट जर्नल्स है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, जिसमें साइंटिस्ट बैठे होते हैं, जिसमें अकीको इवासाकी या डॉक्टर एरिक टोपॉल या इस तरह के कई बड़े बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट दुनिया के इसमें हैं, या फ्लोरियन कैमर जो कि USA से हैं। सो ये साइंटिस्ट इन डेटा को, इन ट्रायल्स के डेटा को एनालाइज करके, रिव्यू करके इसको इन जर्नल्स में एक्सेप्ट करते हैं और ये इन ट्रायल्स का जो डेटा है ये पब्लिश है ऑन SARS-CoV-2 और वेरिएंट्स के भी ऑलरेडी पब्लिश है। और कुछ वेरिएंट्स के जो है जैसे कि डेल्टा के अगेंस्ट कुछ वैक्सीन के जो ट्रायल्स है, स्पेशली जो मैं आपको बताना चाहूँ जैसे कि मॉडर्ना की और J&J की, तो इसके जो ट्रायल्स जो है सॉरी इसकी एफिकेसी की जो स्टडी है अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट इन वैक्सीन्स की जो 67 और 72% है, ये फिलहाल पब्लिश नहीं है, ये प्री प्रिंट में। इसके अलावा जो फाइजर है, भारत बायोटेक जो इंडिया में बनी है, J&J है, ठीक है, इनकी जो एफिकेसी अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट ये अभी पब्लिश हो चुके हैं नेजम में, लैंसेट में और नेचर में। सो मेरे ख्याल से हमें वैक्सीन लगाना चाहिए और हमें, और इनके ट्रायल जो है इवन 12 ईयर चिल्ड्रंस में भी हुए और प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी हुए और उसके रिजल्ट जो है इतने मतलब उनके जो रिजल्ट है वो पब्लिश है और आप उसको खुद एसेस कर सकते हैं। जी, उम्मीद है थैंक यू समी साहब, डिटेल से अच्छा क्वेश्चन था तो डिटेल से जवाब दे दिया है। जी जी मिशाल शाहिद साहब, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी को पहले हो चुका है कोविड, मतलब उसके बाद उसका नेगेटिव भी हो गया है, तो उसको कितनी ड्यूरेशन के बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए? कोई एंटीबॉडीज काउंट होता है या मतलब जब चाहे वो लगवा सकता है, किस तरह? कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद आप किसी भी वक्त वैक्सीन लगा सकते हैं, ठीक होने के 2 हफ्ते बाद। जी ठीक है, थैंक यू सर। और किसी पार्टिसिपेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। जी एक बंदे ने बस बंदा जा रहा है, आवाज नहीं आ रही कमाल साहब इनकी। दूसरी वैक्सीन वो लगवा सकता है जब एक दफा उसने वैक्सीन लगवाई हो। जी फरीद साहब प्लीज अगर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर लें। फरीद साहब आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि सर एक बंदे ने एक दफा अगर वैक्सीन लगाई हो, एक वैक्सीन, वो दूसरा वैक्सीन दोबारा लगवा सकता है? जी डॉक्टर ये साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट्स में मैं जवाब दूंगा।
एक पार्ट तो ये है कि अगर आपने चाइनीज वैक्सीन लगाई उसके बाद आप मॉडर्ना या फाइजर लगवा सकते हैं। मिक्स एंड मैच रिकमेंडेड है उस सूरत में अगर आपको कोई मजबूरी हो। अनलेस अनटिल आपकी कोई मजबूरी ना हो तो आप उसी ब्रांड का वैक्सीन लगाएं जिसका पहला डोज आपको लगा है। रिकमेंडेशन ये है। लेकिन अगर आपने बाहर जाना हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो आप एक दूसरे ब्रांड का वैक्सीन भी लगा सकते हैं। और इसके साथ जो किसी और के जहन में ये सवाल आ भी जाएगा तो मैं साथ कर देता हूँ इसको कि अगर किसी ने 2 डोजेस लगवाए हो और वो हज पे जा रहा हो या किसी बाहर मुल्क में जा रहा हो तो बूस्टर की 6 महीने बाद रिकमेंडेशंस है। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारा जो नादरा सिस्टम है उसमें तीसरी डोज की गुंजाइश एट द मोमेंट नहीं है और इस पे इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है। हो सकता है कि ये भी रिकमेंडेशन में आ जाए। लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन आप सबको है और वैक्सीन कंपनीज की भी है कि जिस ब्रांड की वैक्सीन आपने पहले लगाया हो उसी ब्रांड का सेकंड डोज लगवा ले अनलेस अनटिल आपकी कोई मजबूरी ना हो। कोई आप बताना चाहेंगे कुछ? नहीं सर। बस ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल? अगर नहीं है तो डॉक्टर साहब मेरे एक अपने 2 सवाल हैं, अगर काइंडली आप उसको थोड़ा सा वो कर लें। जरूर जरूर। डॉक्टर साहब एक तो आपने ये वो बूस्टर डोजेस की बात की है, ठीक है, तो क्या ये जिस तरह वो टीटी की वैक्सीन होती है टेटनस टॉक्साइड की जिसमें आपको लाइफ इम्यूनिटी मिल जाती है अगर आप यानी 5-6 वैक्सीनें लगा लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या इसमें भी यानी लाइफ टाइम इम्यूनिटी की कोई स्कोप है, चांसेस है नहीं कि बूस्टर पे बूस्टर ही लगवाने पड़ेंगे? ये पहला सवाल है। दूसरा जो mRNA टेक्नोलॉजी है या mRNA, क्योंकि एक तो वायरल वेक्टर जो है आपके वैक्सीन होते हैं जिस तरह आपने यानी साइनोफार्म और साइनोवैक और इनका बताया, मॉडर्ना फाइजर का बताया कि ये mRNA यानी मतलब वो है टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, तो उसके हवाले से अगर 2-3 जुमले बता दें कि यानी मतलब आया mRNA टेक्नोलॉजी है क्या, और या यानी मतलब आया ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली दफा मैंने सुना है कि यानी मतलब इंसानों में ये इस्तेमाल हो रही है। ठीक है जी। और तीसरा सवाल तो खैर ज्यादा हो गया, लेकिन तीसरा सवाल है कि आपने खुद अपनी प्रेजेंटेशन में बताया ये वैक्सीन ड्राइव मेरे ख्याल में पिछले कुछ महीनों से मई से शुरू हुई थी, ऑफिशियल लॉन्च हुई थी ये ड्राइव, और अभी तक यानी जुलाई तकरीबन एंड आ गया है, हमने अभी तक जो है 2.4% जो है लोगों को दोनों डोजेस लगा दिए हैं, जो कि बहुत ही कम है। आप भी इसको एडमिट करते हैं, हम भी, तो इसकी जो है बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस हैं मेरी। पहले तो अगर काइंडली आप ये बूस्टर्स वाला और लाइफ टाइम इम्यूनिटी वाला अगर आप थोड़ा सा इसको एड्रेस कर दें, खैर है मैं दूसरे सवाल दोबारा पूछ लूंगा। चलें जी। प्लीज जी। आपके पहले क्वेश्चन का कामरान साहब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपने तो इसको क्या कहते हैं समराइज कर दिया सारा को। मैंने एक बात की थी कि वायरसेस जो है उसमें छोटे और बड़े ड्रिफ्ट्स आते हैं, बड़े चेंजेस आते हैं जिनको हम म्यूटेशंस कहते हैं, आम जबान में म्यूटेशन कहते हैं। बेशक। अब अगर हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की या टाइफाइड की या मीजल्स की, वो ऐसे वायरसेस है और बैक्टीरिया है कि उसमें फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं आती। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस है और कोरोना वायरसेस है इसमें बहुत फ्रिक्वेंट चेंज आती है और इसी चेंज की वजह से इस साल जो वायरस इस वक्त कम्युनिटी में मौजूद है ये अगले साल चेंज हो चुका होता है। और जैसे इन्फ्लुएंजा की मिसाल अगर हम ले लें तो इस रीजन में, एशिया के इस रीजन में जो वायरस इन्फ्लुएंजा का मौजूद है, अगर यहाँ की वैक्सीन हम लगाते हैं तो हमें यूरोपियन या अमेरिकन या अफ्रीकन रीजन में जाके दोबारा वायरस वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगानी पड़ती है, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करती। वजह है कि हर जगह ये वायरस डिफरेंट होता है। इसी तरह ये जो कोरोना वायरस है ये भी, इसमें चेंजेस आती है, इसमें वेरिएंसेस आते हैं, इसमें छोटे मोटे म्यूटेशंस होती है, इसलिए इसमें बूस्टर का होना या हर साल एनुअल वैक्सीनेशन जो है वो रिकमेंडेड है। और इसके साथ साथ इसकी रिकमेंडेशन आ जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। लाइफ टाइम इम्यूनिटी का इसमें इस वक्त चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। सही है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था उसका mRNA का, जी, तो ये मेरे कुलीग समीउल्लाह इसका जवाब दे देगा क्योंकि ये वैक्सीन का एक्सपर्ट है बनाने का। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है
कि मेरे ख्याल में सारी दुनिया में जितने भी जो रिसर्चर्स है, जो एक्सपर्ट रिसर्चर्स नहीं है, जो एक हम कहते हैं कि एक जनरल जो स्टडी करते हैं, एक पीएचडी या पीएचडी से लोग उन या जो दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को इसके बारे में उनका ये क्वेश्चन है ना, और उनके पास इसका डेटा उतना खास नहीं है मेरे ख्याल से। जो mRNA टेक्नोलॉजी, पहले तो इसके बारे में बताऊं कि इस मैसेंजर आरएनए, आपके पास एक mRNA है, उसमें कुछ कोडान्स होते हैं ATTCG के फॉर्म में, डीएनए सीक्वेंस के फॉर्म में। वो कोडान्स जाते हैं आपके राइबोसोम्स में जो है अटैच हो जाते हैं, और राइबोसोम उससे एक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं, और वो स्पाइक प्रोटीन ह्यूमन सेल के सरफेस पे जो वायरस का होता है कोविड का, वो एक्सप्रेस हो जाता है, और उसके अगेंस्ट आपके बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और इस तरह आपकी इम्यूनिटी बन जाती है। सो दिस आर mRNA टेक्नोलॉजी, जो कि एक नैनो पार्टिकल के इर्द गिर्द इस mRNA को इन्होंने कोड किया होता है। So mRNA टेक्नोलॉजी जो है, इट्स नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन न्यू है। फॉर एग्जांपल, ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी, इवन 90s में ये एग्जिस्ट करती थी ये टेक्नोलॉजी, और ये स्टेप बाय स्टेप इसमें एडिशन हुई है कि कैसे उन्होंने नैनो पार्टिकल्स ऐड किए, कैसे उन्होंने जो कोडान्स है उसकी प्रोटेक्शन की इनसाइड द सेल, और फिर उसकी डिलीवरी। नाउ द क्वेश्चन इज के 2019 या हम कहें कि 2020 में ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अभी वैक्सीन के फॉर्म में हर कोई यूज करे। दैट्स नॉट द न्यू क्वेश्चन, क्योंकि 2011 में जो ह्यूमन ट्रायल्स है अगेंस्ट कैंसर using the mRNA vaccine technology has already been done, और उसका डेटा ऑलरेडी पब्लिश है और पड़ा हुआ है अगेंस्ट कैंसर mRNA टेक्नोलॉजी। सो कोविड के केस में इन्होंने इसको यूज किया, यानी साइंटिस्ट ने। the real the interesting thing is कि जो mRNA टेक्नोलॉजी है, it's very rapid, very fast, very speedily compared to the ट्रेडिशनल वन, जहाँ पे आप जो है सेल्स ग्रो करते हैं, और उसमें से जो है डिफरेंट प्रोटीन्स को आप ग्रो करते हैं, वहाँ से फिर उस प्रोटीन को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो mRNA के केस में बहुत ही फास्ट है, यानी विद इन मंथ्स आप इसको करते हैं, विद इन वीक्स आप करते हो। इट्स अ वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे पास जो जनरल लोग हैं, जो कम्युनिटी में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जो BS या MS या PhD लेवल, जो डिफरेंट फील्ड्स के, उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। स्पेशली हमारे कंट्रीज में, हमारे जैसे मुल्क जहाँ पे मतलब हमारे और भी चीजें एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम वैक्सीन नहीं लगाते, वी आर वेरी, मतलब हमने तो नोबेल प्राइज ही लिए एज अ एंटी वैक्सर। जितने भी हमारे जो थर्ड कंट्रीज है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देखिए पोलियो सारी दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन इन कंट्रीज में अभी भी है। क्यों? वी आर एंटी वैक्सर्स। सो मैं ऐड कर दूं कि पहली प्रेजेंटेशन की दूसरी तीसरी स्लाइड में ये है कि लेस देन 1% लोग वैक्सीनेट हुए हैं इन एवरेज ओवरऑल इन डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, तो 14% जो है वो पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड में है, लेस देन 1% हम लोग। और अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको अपडेट करूं सर के, वो ये है कि जो mRNA वैक्सीन है, ये अगेंस्ट एनिमल्स, इसकी वैक्सीन जर्मनी में बने भी थे 2010 से पहले, और उसमें कुछ ट्रायल्स हुए, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुए, वो यूज नहीं हुए। सो इट्स नॉट अ वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जी, थैंक यू समीर साहब। सेशन में शुरू हो रहा है पीटीवी पे। जी सही है। तो इसको इधर ही कंक्लूड कर लेते हैं। सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यानी इतनी इंफॉर्मेटिव और इतनी यानी मतलब इनकरेजिंग किस्म की जो है यानी मतलब इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। और इंशाल्लाह मैं ये गुमान रखता हूँ जी कि मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर साहब माइंड ना करें, और क्योंकि डॉक्टर साहब ने लेमैन लैंग्वेज जी आवाज नहीं आ रही आपकी, क्योंकि हम भी मतलब नॉन टेक्निकल लोग हैं, उसका आवाज भी नहीं आ रही है। जी अभी हो गई है। जी अच्छा, तो मतलब ये उसी सेम जो बीमारी है, उसका मतलब जो वैक्सीन है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ना। जब ये एक दफा एक बंदे को हो जाता है, तो उसका तो सारा बॉडी जो है वो फेमिलियर हो गया उससे, तो उसके बाद वैक्सीन लगाने की जरूरत होगी कि नहीं होगी? मेरे ख्याल में तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। ये एक स्लाइड में मैंने बात की थी, लेकिन शायद आप मिस कर गए हैं
कि जिनको कोविड हुआ है उनकी जो इम्यूनिटी है वो उस तरह की नहीं होती जैसे आप वैक्सीन की इम्यूनिटी ले लेते हैं, तो उनको ऐड तो कर सकती है, वो फायदा दे सकती है आपको। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है वो भी जरूर वैक्सीन लगवा दें। उनकी जो इम्यूनिटी है जो कोविड डिजीज की वजह से आई है वो 2 से 3 महीने या 6 महीने में खत्म हो जाती है, बिल्कुल वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और इसमें चूंकि वायरसेस में म्यूटेशन आती है, तो जिस वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया था वो तो होल वायरस था, वो तो खत्म हो गया, आपकी बॉडी ने खत्म कर दिया। अब उसके बाद जो वैक्सीन आई है इसको ये म्यूटेशन को भी थोड़ा बहुत कवर करती है, जैसे हमने बात की कि ये वेरिएंट या डेल्टा वायरस वगैरह के खिलाफ भी आपको प्रोटेक्शन देती है। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। और यही बात होती है कि जब किसी को कोई बीमारी होती है, जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड अगर आपको होता भी है फिर भी आप जाके वैक्सीन उनके लगवा लेते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो यहीं पे इस सेशन को कंक्लूड कर लेते हैं। और इस सेशन का जो है बस मैं एक बुनियादी मकसद बता दूं कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यानी उनसे हमारी ये दरख्वास्त होगी कि जो इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को मिली तो इसको आप काइंडली जो है यानी अपनी कम्युनिटीज तक जहाँ जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ तक फैलाएं, क्योंकि बुनियादी मकसद हमारे सेशन से ये था कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको जो है टैकल किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह फिगर्स डॉक्टर साहब ने बताया कि 3-3.5 महीनों में यानी अभी तक हम 2.4% को कवर कर चुके हैं। मेरा जो सवाल था वो खैर वो उस पर थोड़ा सा वो था कि क्यों, वजूहात मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, एक सप्लाई साइड पे भी थी वैक्सीन की और एक जो थी यानी मतलब हेजिटेंसी की साइड पे भी थी। लेकिन ये है कि जो हमारा रोल है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है वो ये है कि हम अवेयर कर दें, एजुकेट कर दें अपने यानी जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनको, हमारे जो कुलीग्स हैं उनको इस बारे में एजुकेट कर दें। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस मैसेज को ले जाकर जो है यानी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में इसको फैला दें। अच्छा जी, अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड टाइम। और इंशाल्लाह फिर अगस्त के सेकंड वीक में या पहले वीक में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।